नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। सन 2010 शहर नोएडा, और नोएडा पे एक घटना घटी और उसी पे आधारित एक सच्ची घटना पे एक काल्पनिक कहानी है जो एक व्यक्ति के साथ घटित हुई। और उस कहानी में उस व्यक्ति ने अपने दोस्त के साथ घटित हुई घटना के बारे में हमें बताया। उसका दोस्त एक हनुमान भक्त था। चलिए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक रात जब मेरा दोस्त आ रहा था तो उसे पड़ोस वाली छत पे कोई खड़ा दिखाई दिया। मेरा दोस्त उस घर में अपने एक मित्र के साथ किराए के घर पे रह रहा था। पड़ोस के व्यक्ति में कोई व्यक्ति आया है क्या? कितने लोग आए हैं उस घर में? उसने कहा कोई तो नहीं। उसे कुछ समझ में नहीं आया। अगले दिन फिर उसने वही देखा। इस बार इस व्यक्ति ने एक अजीब सी मुस्कुराहट से मेरे दोस्त को देखा। उसके साथ ये डरावनी घटना हो चुकी थी और इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। नोएडा में दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ काम करने। कोई बिहार से, कोई झारखंड से, कोई उत्तराखंड से और भी कई जगह से लोग आते हैं। मेरा दोस्त बिहार से आया था। उसका नाम गुलशन है। वहाँ एक रूम पार्टनर के साथ रहता था जिसका नाम रजत है। मेरा दोस्त रात भर थक हार के काम करके आ रहा था, तभी उसे आधी जली हुई एक टिकट दिखाई देती है। वो झुक के उसे उठाता है। थोड़ा ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये तो एक लॉटरी की टिकट है जो सिर्फ एक तरफ से जली हुई थी। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसने अपने जेब में उसे रख लिया और आगे बढ़ गया। तब उसे मकान के पास पहुंचा जहां पे वो किराएदार था। उसने देखा अपने पड़ोस की छत पे कोई व्यक्ति खड़ा है और उसने इतना ज़्यादा नहीं सोचा और अपने रूम पार्टनर से पूछा कितने लोग आए हैं पड़ोस में? रजत ने कहा कितने लोग, मगर कहाँ? गुलशन ने कहा पड़ोस में। रजत कोई नहीं आया, खाना बना जल्दी। गुलशन ने कहा पर मैंने देखा था यार। अंदर ने अंदर कहता है शायद मेरा भ्रम हो। गुलशन ने वो लॉटरी टिकट की बात रजत को नहीं बताई। अब दोनों खाना खा पी के सो जाते हैं। अगले दिन रजत अपने काम पे निकल जाता है और गुलशन छुट्टी कर लेता है। उसकी सेहत थोड़ी ख़राब थी, फिर भी वो सोचता है गंदे कपड़े हैं, चलो धो लेते हैं। फिर वो अपने पजामे देखता है कि वहाँ टिकट तो है ही नहीं। उसे कुछ भी नहीं मिलता। बहुत खोजने के बाद भी वो लॉटरी का टिकट बार बार ढूंढने लगता है और सोच में पड़ जाता है पता नहीं कहाँ चला गया। अब तक गुलशन कपड़े सुखाने जब छत पे जाता है तो उसे फिर से वही व्यक्ति नज़र आता है जिसे उसने पिछली रात देखा था। अब वो उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है मुझे पता था ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है। कितने दिन से रह रहे हो यहाँ? अब बताइए क्या नाम है आपका, बताइए बड़ा। लेकिन उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। वो बस अजीब तरीके से उसे देख रहा था और मुस्कुरा रहा था और ये बात गुलशन को बहुत ही अजीब लग रही थी। गुलशन मन ही मन सोचता है बहुत ही घमंडी आदमी है, चलो मुझे भी बात नहीं करनी, छोड़ो। अब रात का खाना खाते समय गुलशन रजत से कहता है मैंने कहा था ना पड़ोस में कोई आया है। आज जब मैं छत पे से कपड़े सुखाने के लिए चला गया था तब फिर से मैंने उसे देखा। रजत ने कहा क्या बात कर रहे हो तुम? मैं उसी तरफ से आता हूँ। मैंने देखा गेट पे बड़ा सा ताला लगा है और उस पर बहुत सारी धूल भी जमी हुई है। तू बता तू पागल तो नहीं हो गया है? गुलशन बोला नहीं, तू पागल हुआ है, मैं नहीं। पड़ोस में कोई है या नहीं, इस बात पे दोनों थोड़ा बहुत बहसा बहसी कर लेते हैं। दोनों थोड़ा बहुत बहस लड़ाते हैं लेकिन थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं और फिर दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन गुलशन भी देखता है कि बड़ा सा ताला गेट पे लगा है सच में, और पड़ोस वाली गेट पे कोई भी अंदर कैसे आ सकता है अगर इतना बड़ा ताला लगा है। रात में गुलशन आता है तो फिर उसी व्यक्ति को वहाँ पे खड़ा हुआ देखता है, पर इस बार कुछ अलग था। वो व्यक्ति गुलशन को देख के मुस्कुराता है और वही लॉटरी का टिकट वापस अपने पैर के पास गिरा हुआ गुलशन देखता है। गुलशन तुरंत वहाँ से भागता है और अपना रूम का गेट बंद करके रजाई में घुस जाता है। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। कुछ समय के बाद जब रजत आता है तो गुलशन कहता है रजत भाई बाहर आओ, पड़ोस वाली छत पे देख कोई है क्या। रजत बोलता है मगर क्यों? गुलशन कहता है जा तो सही। रजत जाता है मगर उसे कोई भी नहीं दिखता। मगर वो पड़ोस वाली जब छत पे देखता है तो सच में वहाँ एक व्यक्ति खड़ा था और बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। रजत उल्टे पैर कुछ भी करने के बजाय सीधे रूम में आता है और बहुत थर थर काँपने लगता है। उसके तो मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। गुलशन बोलता है अरे बोल ना क्या हुआ? रजत बस चुप होके कहता है बस चुप हो जा। हम दोनों कल ही दूसरी जगह से यहाँ से चले जाएंगे, दूसरी जगह कमरा ले लेंगे। हम दोनों मालिक के पास चले जाते हैं। अगली सुबह कहते हैं हम ये जगह खाली करना चाहते हैं। हम आपको एडवांस पैसे दिए थे जो वो वापस कर दीजिए। मकान मालिक बोलता है वो तो नहीं मिलेगा। अपना किराया दिया है तो यहाँ तो वहाँ तक रहो जब तक टाइम है, या फिर अभी चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। गुलशन और रजत अब कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि दूसरी जगह जाके कमरा ले पाएँ।
और नोएडा जैसी जगह पे आसानी से कमरा मिल भी नहीं सकता था, और उन्हें जो मिलता वो भी बहुत ही महंगा होता। अब गुलशन और रजत के पास तो कोई रास्ता नहीं था। बिना आसपास देखे बगैर वो लोग अपने कमरे में चले जाते हैं, मगर गुलशन थोड़ी हिम्मत करता है और फिर बाहर आता है और पड़ोस वाली छत पे फिर देखता है। अब उसे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वो फैसला करता है वहाँ कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं पता लगा के रहूँगा। अगले दिन गुलशन पड़ोस वाले मकान के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। आसपास से लगभग सभी लोग नहीं थे, इसलिए किसी को कुछ ज़्यादा नहीं पता था। बस इतना ही पता था कि वहाँ कोई 4-5 लोगों का एक परिवार रहता था। गुलशन इस व्यक्ति के पास जाता है और वहाँ उसके घर के बारे में पता करता है कि वो बहुत पुराना समय का है, वो पुराना घर है। वहाँ पे एक बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहता था। तो फिर वो उनसे पूछता है, चाचा आप बता सकते हैं जो मकान है 441 उसके बारे में कुछ जानते हैं क्या? चाचा यानी जो बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो। फिर गुलशन बोलता है, चाचा ये जो मकान 3435 है ना, मैं वहाँ किराए पे आया हूँ और मुझे मेरे पड़ोस के मकान पे छत पे एक व्यक्ति देख के और वो अलग तरीके से मुस्कुराता है। मुझे उसकी मुस्कान बहुत ही अजीब लगती है और मैं और मेरा दोस्त बहुत परेशान है। प्लीज़ कुछ मदद तो कर दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। चाचा जी जो है बुजुर्ग चाचा जी वो कहते हैं, सुनो मकान 441 में कुल 5 लोग रहते थे। उस 5 में से एक नौकर भी था, बाकी के 4 लोग मालिक थे और वो नौकर एक पैर से लंगड़ा था, तो बहुत कम रुपए उससे मिलते थे। वो 4 लोग 2 भाई और उनकी पत्नियां थीं और उस नौकर के साथ बहुत ही गंदा और बुरा बर्ताव करते थे। उसे ज़्यादा काम करवाते और पैसे भी बहुत कम देते। वो नौकर जिसका नाम था सत्येंद्र, उसने वहाँ छोड़ के कहीं और काम करने का फ़ैसला किया और मैंने उसे काम दिलाने में मदद की थी। और कुछ समय बाद उस नौकर ने यहाँ पे नौकरी भी छोड़ दी। उस मकान के लोगों ने बहुत बुरा सुनाया उसे। दोनों भाई कहने लगे, अब जा अपाहिज, देखता हूँ तुझे नौकरी कौन देगा, तू तो वैसे भी चोर है। ये सब कह के उसे भगा दिया और उसकी बची हुई तनख्वाह भी नहीं दी। अगले दिन उस नौकर ने 100 रुपये की एक लॉटरी खरीदी थी, जो लॉटरी की एक टिकट थी। इत्तेफाक से उसकी लॉटरी लग भी गई और उसका इनाम करीब 25 लाख रुपया था। ऐसा मानो उसकी पूरी ज़िंदगी संवर गई, लेकिन उसे उस दिन के बाद कुछ जैसे पता ही नहीं चला वो कहाँ गया। फिर गुलशन पूछता है, क्या किया आपके पास, क्या उस नौकर की फ़ोटो होगी? जो बुजुर्ग चाचा जी थे उन्होंने कहा, शायद हाँ, क्योंकि वो जो नौकर था हमारे यहाँ भी काम करता था, तो मेरे पिता उसको अच्छे से डांटते थे, मगर हमने उसे निकाल दिया था। कारण ये था कि मेरे पिता को व्यापार में घाटा हुआ था और हमारे पास उतने पैसे नहीं बचे थे कि हम किसी नौकर को रख पाएँ। चाचा जी जो बुजुर्ग चाचा जी थे वो फ़ोटो दिखाते हैं गुलशन को, और गुलशन जब वो फ़ोटो देखता है तो देखते ही बेहोश हो जाता है। उसका रूम पार्टनर रजत उसे जब ढूंढते हुए बाहर आता है तो उसे बेहोशी की हालत में पाता है और उसे अपने कमरे पे ले जाता है। रजत बोलता है, क्या हुआ भाई, उठ जा। गुलशन कुछ समय के बाद लेकिन होश में आता है और कहता है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। रजत पूछता है, तो फिर उन चाचा जी के घर पे जाके बेहोश कैसे हो गया तू, और वहाँ गया ही क्यों था? पता नहीं कैसे कैसे लोग होंगे। गुलशन बोलता है, ठीक हूँ मैं, तुम चिंता मत कर, चल खाना खाते हैं, खा पी के सो जाते हैं। लेकिन गुलशन इसके बाद एक अजीब फैसला करता है कि वो अब उस मकान के अंदर जाएगा और छत के रास्ते से पड़ोस की छत पे छलांग लगाता है और मकान के अंदर चला जाता है। फिर से उसे वही अंदर नौकर दिखाई देता है। गुलशन बोलता है, मुझे पता है आप मुझे कुछ नहीं करोगे, आप उस नौकर की आत्मा हो। लेकिन वो नौकर की जो आत्मा थी वो डरावनी मुस्कुराहट लेकर गुलशन की तरफ आगे बढ़ने लगती है। गुलशन बोलता है, नहीं बस और नहीं, मैं जानता हूँ आप एक अच्छे इंसान हैं। नौकर उसके पास बोलता है और उसका गला पकड़ के दबाने लगता है। गुलशन पे शायद भगवान की कृपा थी कि गुलशन का अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा था। इधर रजत, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, गुलशन कहाँ चला गया है। वो नौकर बस गुलशन का गला दबा के उसे मार रहा था, तभी गुलशन अपनी जेब से वो लॉटरी की टिकट निकाल के बाहर दिखाता है और उसके हाथों में दे देता है। वो नौकर की आत्मा जो उसे फिर भी मारना चाहती थी, मगर गुलशन कहता है, देखिए मुझे आपके बारे में सब पता है, मैं आपकी मदद करूँगा। मुझे बताइए, मैंने सुना आपकी लॉटरी लगी और उसके बाद आप कहीं गायब हो गए। तब वो आत्मा जैसे एकदम से रोने लगता है और उसका नाम था सत्येंद्र। वो सत्येंद्र बोलता है, ये लॉटरी की टिकट नहीं, ये मेरी मौत का टिकट था। मैं बहुत खुश था उस दिन जिस दिन मेरी लॉटरी लग गई, मगर उसी शाम मुझे मेरे मालिक ने बुलाया जिस मकान में मैं काम करता था, यही मकान नंबर 441 जो मैं देख रहा हूँ।
वो लोग मुझे इतना परेशान करते थे, पर उस दिन मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है ना, हमने सुना है। फिर सत्येंद्र ने कहा, यानी जब मैं जीवित था, हाँ मेरी टिकट लग गई। तब फिर उन मकान मालिकों ने कहा कि वो टिकट तुम हमको दे दो, हम उसका ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तुमसे ज़्यादा बढ़िया इस्तेमाल करेंगे। तब जो सत्येंद्र मैं जीवित था तभी बोला, तभी तो मैं सोचा कि तुम लोग इतने महान कैसे बन रहे हो आज। उन भाइयों ने लेकिन मुझे धमकी दी, अगर तुम हमें टिकट नहीं देते हो तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करेंगे और तुम इसका अंजाम नहीं जानते कि क्या होगा। सत्येंद्र फिर चिल्लाता है, देखते हैं कि क्या होता है। मगर उन दोनों भाई में से एक भाई मुझे पीछे से पकड़ लेता है और दूसरे भाई मेरी जेब से ज़बरदस्ती टिकट निकाल लेते हैं। उनकी जो बीवियाँ थी वो चाकू लेके मेरे हाथ पैर पे मारने लगते हैं और मुझे वहीं पे मार दिया जाता है और बरामदे में दफन कर दिया जाता है। कुछ समय बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरा शरीर तो छूट चुका है और मेरी आत्मा बाहर है। पता नहीं क्यों मेरी आत्मा यहीं थी। उन दोनों भाइयों को मैंने उसी समय जला दिया और साथ में उनकी बीवियों को भी, पर उसके बाद मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो पाया। रह गई तो सिर्फ ये लॉटरी का टिकट और मैं, बस। गुलशन ने कहा, शायद आपका शरीर अभी भी यहीं पे है, इसी बरामदे में, इसीलिए आपकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। गुलशन बरामदे की तरफ जाता है और वहाँ खुदाई शुरू कर देता है। वो बहुत ही कठोर ज़मीन हो चुकी थी। गुलशन फिर रजत के पास जाता है सहायता के लिए और वो दोनों उसके ऊपर ही फिर से छत की छलांग लगाते हैं और उस घर के बरामदे तक आ जाते हैं। गुलशन वहाँ खुदाई करता है। रजत कई सवाल पूछता है मगर वो कुछ भी नहीं करता, बस खुदाई करते रहता है। कुछ समय के बाद उन्हें एक कंकाल मिलता है। रजत डर के मारे भाग जाता है क्योंकि वो बहुत डर गया था। लेकिन गुलशन फैसला कर चुका था कि उसे सत्येंद्र की आत्मा को मुक्ति देनी ही है। अब वो गुलशन अकेले ही उस कंकाल का अंतिम संस्कार कर देता है और सत्येंद्र की आत्मा के मुक्ति के लिए जो भी उपाय है वो करता है। उस दिन के बाद से सत्येंद्र की आत्मा फिर किसी को नहीं दिखाई देती। लेकिन रजत तो इतना डरपोक था कि वो बस आने ही वाला था। अपना बोरिया बिस्तर समेटता है और गुलशन को उससे सब कुछ बता देता है। लॉटरी और सत्येंद्र की रियल हॉरर स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। जो घड़ी उसे मिली थी वो भी उसे कंकाल में मिली थी, वो भी बहुत कीमती थी, पर वो घड़ी भी वो वहीं पे उसका भी अंतिम संस्कार के समय जला दिया जाता है क्योंकि नौकर से पूछने पे भी उस घड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाता है। और ये बात एकदम रहस्यमय तरीके से वो घड़ी भी गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि उस घड़ी को भी उसी चिता के साथ जला दिया गया था। कि कोई भी सामान रह जाए तो किसी भी व्यक्ति के मन में लालच आ सकता है और उस आत्मा को उस वजह से मुक्ति नहीं मिल पाती। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।